वेलकम टू के फॉर ऑल साथियों। आई होप आप सब बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीडीएस, एनडीए और एसएससी वगैरह में आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ रहा है, आप इसका स्वागत, इसका आंसर देकर कर सकते हो। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है, जूल होता है। ठीक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ठीक, इकाई या मात्रक एक ही होती है। ठीक, इकाई या मात्रक एक ही बात है। तो प्रकाश वर्ष होता है आपका दूरी की इकाई, दूरी का मात्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर होता है आपका विद्युत धारा का मात्रक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? तो समय का मात्रक नहीं होता है प्रकाश वर्ष। क्यों? क्योंकि ये होता है दूरी का मात्रक। ठीक। पारसेक इकाई है। तो साथियों पारसेक होती है आपकी दूरी की इकाई। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ये होगा आपका सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। ये एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्सियस होता है वो तापमान की इकाई होती है, ना कि ऊष्मा की। ओके, न्यूमैन किसका मात्रक है? बताएं। न्यूमैन होता है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिएगा साथियों। पास्कल किसकी इकाई है? साथियों पास्कल होता है आपका दाब की इकाई। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके भाई। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? जो विमीय सूत्र होते हैं वो समान नहीं है। किसके समान नहीं होते हैं? तो ये होते हैं आपके बल एवं दाब के। ठीक है, बल का विमीय सूत्र अलग होगा और दाब का विमीय सूत्र अलग होगा। ओके, अदिश राशि कौन सी है? बताओ भैया, कौन सी अदिश राशि है? मतलब जिसमें दिशा ना हो। तो ऊर्जा में दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा साथियों। निम्नलिखित में सदिश राशि है। तो देखें, इसमें आपकी सदिश राशि होगी वेग। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, वेग, वेग में दिशा भी होती है। ठीक है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो ये आपको मिलेगा द्रव्यमान। ठीक है, 14 का सी, द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, संवेग और वेग का अनुपात करेंगे तो द्रव्यमान आपको प्राप्त होगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या समान होगा? शून्य का मतलब निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम अगर कोई चीज गिरेगी तो उसका जो त्वरण होगा वो समान होगा, समान त्वरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 16 ये न्यूमेरिकल है, लेकिन तब भी इसको हम यहीं पे सॉल्व कर देंगे। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा? तो दोस्तों ये आपका F बराबर ma फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर दोगे। देखो F दिया है 5 न्यूटन का बल और m मतलब द्रव्यमान दिया है हमें। ठीक है, A निकालना है तो F बटा m कर देते हैं, मतलब 5/2 कर दें। 5/2 कर दें, 5/2 का मतलब क्या होगा? 5/2 का मतलब 2.5 होगा। ठीक है, तो ये 2.5 तो है, लेकिन क्या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके,
तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। ओके भाई, देखो भैया 17, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये है कौन सा नियम है? ये होगा साथियों आपका न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। कहने का मतलब है अगर कोई वस्तु स्थिर है, मतलब एक जगह पर रखी हुई है, या फिर गति है, तो उसकी स्थिति में बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जैसे टेबल पे किताब रखी हुई है, जब तक आप उसको हाथ से नहीं हटाएंगे तब तक वो नहीं हटेगी। ठीक है, तो ये कौन सा नियम है? ये है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है आपके संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके साथियों, अश्व यदि अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का क्या कारण है? मतलब घोड़ा अचानक से अगर चल पड़े तो अश्वारोही क्या होता है? पीछे को गिर पड़ता है। इसका कारण क्या है? विश्राम जड़त्व। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। कहां गिरते हैं? आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको आप समझा सकते हो न्यूटन का पहला नियम। अभी मैंने पहले ही बताया था, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। ठीक है, वो क्या कहता है कि अगर कोई गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, और रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। अब बस चल रही थी तो जो यात्री थे वो बैठे भी चलती भी अवस्था में थे। जब वो रुकना, बस तो रुक गई लेकिन वो लोग चलते रहे। ठीक है, इसीलिए वो आगे को गिरते हैं। ओके, बल का गुणनफल है, मैंने अभी देखो एक फॉर्मूला भी आपको बताया था, F बराबर ma। क्या बताया था मैंने? F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोगों, चलो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। शरीर का वजन सब जगह समान होता है या कहीं पर अधिकतम होता है? बता दो जल्दी से। तो जो शरीर का वजन होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके भाई, नेक्स्ट देखें, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होगा। 1/6। ठीक है, तो 600 का 1/6 कर दो तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है? देखो पहले भार की बात चल रही थी, अब द्रव्यमान की। हम इसमें 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये लगभग 3 किलो के लगभग आ जाएगा। ओके मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। मतलब अगर हम जमीन पे से ऊपर को कूदें तो यहां पे अगर हम कम कूदेंगे तो अगर चांद के ऊपर उतनी ही जोर से छलांग लगाएंगे तो ज्यादा ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इसकी वजह क्या है? इसका कारण है चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, बहुत कम है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो अभी देखो हमने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में, एक में 29.4 था तो हमने 10 से भाग करी थी, तो हम यहाँ पे 1 की 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 न्यूटन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो सॉरी 10 न्यूटन नहीं, लगभग अगर पूरा अगर बात करें हम पूरा तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर यहाँ पे अगर 9.8 और 10 दिया हुआ है तो 9.8 पे लगाएंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे 9.8 दिया हुआ नहीं होता तब हम 10 न्यूटन पे लगा देते। ओके भाई, याद रखना इस बात का। ओके, तो 9.8 करेक्ट आंसर होगा। ओके, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो ये होगा आपका टॉर्क। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा?
आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। अगर उसका तापमान 9 डिग्री मतलब ज्यादा है और 3 डिग्री कम है, तो कम कर दिया जाए, तापमान 3 डिग्री तक पहुंचा दिया जाए, तो क्या होगा? तो आयतन पहले घटेगा, ठीक है, और बाद में बढ़ेगा। ठीक, 28 का सी। ओके, आयतन पहले घटेगा और पहले फिर बाद में बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? भैया अगर पानी का तल बीकर में तैर रही है तो पानी का तल बढ़ेगा नहीं, उतना की उतना ही रहेगा, मतलब उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि बोतल में पानी भरी हुई है पूरी पूरी, फिर उसको हमने जमा दिया, तो क्या होगा? पानी जमने पर फैलता है। पानी इकलौती चीज है जो जमने पर उसका जो आयतन है वो बढ़ जाएगा, आयतन उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ? पानी की बोतल जो होगी टूट जाएगी। ओके भाई, याद रखिएगा, बाकी सब चीज जमने पे कम हो जाता है उनका आयतन। अगर मान लो कोई चीज बड़ी है, मान लो इतनी है, और अगर हम उसको जमाएंगे तो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक, लेकिन पानी क्या होता है? बढ़ जाता है जमने पर। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर तो आप आराम से चल सकते हो, लेकिन बर्फ पर चलना कठिन है। उसकी वजह क्या है? घर्षण का कम होना। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, मतलब बर्फ चिकना होता है। ठीक है, घर्षण अधिक होगा तो आप जल्दी नहीं गिरोगे, और कोई चीज अगर चिकनी है तो आप जल्दी गिर जाओगे। ठीक है, उसी को चिकनाई को ही हम घर्षण बोलते हैं। जो जितनी ज्यादा चिकनी होगी इसमें घर्षण उतना कम होगा। ओके, खुरदरेपन ही घर्षण होगा, जितना ज्यादा खुरदरा उतना ज्यादा घर्षण। ओके, एक नदी में चलता हुआ जहाज एक समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होगा? जहाज पर क्या होगा? मतलब एक जहाज है वो नदी में बह रहा है। ठीक है, जैसी समुद्र के पास में नदी जहाज गिरा समुद्र में, तभी जहाज का जो का स्तर पहले जितना होगा थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा या थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, समुद्र का जो पानी होता है वो नदी के पानी से भारी होगा, इसलिए थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा जहाज। ठीक है, जहाज थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि ये पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो है पानी में तो डूब जाती है, लेकिन पारे में तैरती रहती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है और पारे से कम है। ठीक है, लोहे का घनत्व पारे से कम होता है, मतलब पारे में लोहे से ज्यादा वजन होता है। ठीक है भाई, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रखना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। मात्रा बदलने पर, मान लो कोई चीज पहले 1 किलोग्राम थी, अब वो 100 ग्राम ले रहे हैं हम। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका क्वेश्चन का। तो उसकी क्या चीज नहीं बदलेगी भैया? आयतन भी बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, लेकिन घनत्व जो है घनत्व ये नहीं बदलेगा। ओके, मात्रा बदलने पर घनत्व नहीं बदलेगा। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब जो बर्फ के टुकड़े टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, उनको आइसबर्ग बोला जाता है। ठीक है, वो समुद्र की सतह से कितने ऊपर रहेंगे? समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर, बर्फ के 2 टुकड़े हैं उनको आपस में हमने क्या करा? दबा दिया, टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। इसका क्या कारण है? क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। मतलब जो पेन होता है, अगर हम पेन को हवाई जहाज में लेकर जाएं तो हम उड़ेंगे तो पेन में से स्याही निकलने लगती है। इसकी वजह क्या है? वहां पे जितनी ऊंचाई पे हम जाते जाएंगे दाब कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, नीचे आते जाएंगे मतलब जमीन पे दाब अधिक है, और ऊपर जितना जाएंगे उतना ही दाब कम होता चला जाएगा। तो वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगती है।
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? अभी मैंने बिल्कुल आपको बताया, जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे वायु दाब कम हो जाता है, और जब वायु दाब कम हो जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, क्वथनांक कम हो जाता है। ओके, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाई पर और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो वो 95 पे या 90 पर उबलेगा, पहाड़ पे अगर आप ऐसा उबालेंगे पानी को तो। ठीक है भाई, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताएं कैसा होगा? अधिक होगा वायुमंडलीय दाब से या कम होगा? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, बुलबुले के अंदर वायु दाब, वो दाब जो होगा वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम, वायु दाब मापी होगा उसमें अगर रीडिंग अचानक से गिर जाए तो इससे संकेत मिलता है कि मौसम जो है वो अब तूफानी होगा। आज कुछ तूफानी करते हैं, ये वाला डायलॉग सुनते हो ना तुम लोग, यही वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? प्रेशर कुकर का मतलब प्रेशर ज्यादा बनाएगा, प्रेशर ज्यादा बनाएगा। ठीक है, तो पानी जो है वो अधिक तापमान पर उबलेगा। ठीक है, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। मैंने आपको अभी बताया था कि भाई प्रेशर कुकर मतलब उसमें दाब ज्यादा है, जब दाब ज्यादा है तो हमें ताप जो चीज उबलेगी वो उसका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटेगा बताएं? वायु दाब ऊपर जाकर बढ़ जाता है या घट जाता है? वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने अभी आपको कई बार बता दिया कि जितनी ऊंचाई पे जाएंगे वायु दाब घट जाएगा, जब वायु दाब घटेगा तो जो गुब्बारा होगा उस पर दबाव कम पड़ेगा, फिर वो फैलता जाएगा। मान लो गुब्बारा पहले इतना था, ऊपर जाके और मोटा हो जाएगा, फिर बताइए आपको कोई गुब्बारा ज्यादा फैलाओगे तो क्या होता है? फिर फूट जाता है, ऐसे ही फिर वो फूट जाता है। ओके भाई, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता है? मतलब ऊर्जा क्यों बनती रहती है? सृजन का मतलब बनना। ठीक है, क्यों बनता, ऊर्जा क्यों बनती रहती है? तो नाभिकीय संलयन के कारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नाभिकीय संलयन। और देखो कई बार आ चुका है ये, एसएससी 2002 में, उत्तराखंड पीसीएस में, एनडीए में, सीडीएस में। इंपोर्टेड क्वेश्चन है ये, वीआईपी क्वेश्चन है मेरे भाई, आता रहता है ये। ठीक है, नेक्स्ट बताएं, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो ये होती है आपकी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। भाई पिचक जाता है, नहीं पिचक जाता है? ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 46 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? गति वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, चलती हुई गोली भैया गतिज ऊर्जा होगी, धनुष है जी, ऑप्शन डी। ठीक है, खींचा हुआ धनुष जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, खींचे हुए धनुष में होगी आपकी स्थितिज ऊर्जा। ओके, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, अगर वस्तु की गति दुगनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? तो साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर सी आपका, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्य ना तो आप पैदा कर सकते हो और ना ही उसका विनाश कर सकते हो। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट देखें, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? अगर आप मोड़ लेते समय नहीं झुकेंगे तो आपकी साइकिल सरकेगी और फिर आप गिर जाएंगे। तो आप बताएं मोड़ पे आप क्यों झुकाते हैं साइकिल को? तो उसकी जो वजह होगी वो होगी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो उसे गिरने से बचाएगा, गुरुत्व केंद्रीय से गिरने से बचाएगा। ठीक है, गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बन जाए, इसलिए वो झुकता है। ठीक,
दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये लगेगा आपका भाई अपकेंद्री बल। कौन सा बल? अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्री बल लगता है। ठीक है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या बदल जाता है? तो भाई साहब इसका भार बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भार, वहां पर अगर एक किलो होगा तो यहां पे आके वो 6 किलो हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। द्रव्यमान मतलब अगर कोई चीज इतनी बड़ी है तो पृथ्वी पर आकर भी इतनी बड़ी ही रहेगी, उसका साइज बदलेगा नहीं। ठीक है भाई, लेकिन जो भार है वो बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो उसके मुकाबले में 6 गुना अधिक होता है। ठीक। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, उसको अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट एकदम से बहुत तेजी में ऊपर को जाएगी, वो एकदम से ऊपर को जाएगी तो उसको अपना भार अधिक महसूस होगा। तो ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर होगा। ओके भाई। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, मतलब उसका जितना भार है व्यक्ति का, अगर उसका वजन 50 किलो है तो उससे कम महसूस होगा जब लिफ्ट जा रही हो। कहां जा रही हो? त्वरण के साथ नीचे। ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला त्वरण के साथ नीचे जाएगी। ठीक है, तो उसको अपना भार कम महसूस होगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो मैंने आपको बताया था, अभी क्वेश्चन में करवाया था 1/6। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दोलक की कालावधि, टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। ठीक है, आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है? तो भाई लोग ये निर्भर करता है लोलक की लंबाई पर, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम दोलक पे आ गए हैं। अब हम दोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मी के दिनों में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है, इसकी वजह क्या है? इसका कारण है लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। भैया जब जो चीज लंबी होगी, मतलब धागा लंबा बांध दिया जाएगा तो देर में पहुंचेगा अपनी जगह पे वापस। ठीक है, और अगर धागा छोटा होगा तो जल्दी जल्दी घूमता रहेगा इधर उधर। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 58। किसी तरह लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आधा हो जाता है। लंबाई में और आवर्तकाल में क्या होता है संबंध? आधा आधा होता है। ठीक है, 2:1 का समझ लो। ओके, अगर लंबाई 2 तो आवर्तकाल 1। ओके, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं भैया पोआसो अनुपात। कौन सा अनुपात? पोआसो अनुपात। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाला देख लें भैया। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। अभी बारिश में अगर जो बूंद होती है कैसी होती है? गोल गोल तो होती है। इसकी वजह क्या है? सतही तनाव के कारण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ओके, सतही तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल गोल होती है। तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर उठता है? मतलब किस कारण से ऊपर जाता है? तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, केशिका क्रिया के कारण। केशिका क्रिया के कारण, या केशिकात बोल सकते हो। केशिकात के कारण तेल ऊपर जाता है। श्यानता की इकाई क्या है? तो श्यानता की इकाई साथियों होगी आपकी पोआइज। श्यानता की इकाई क्या है? पोआइज है। ठीक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, ये हैं आपके आर्किमिडीज। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आर्किमिडीज का तो ये होता है उत्प्लावन का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन्हीं के ऊपर है फिर से। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, मतलब कहां के थे? तो ये थे भाई साहब आपके ग्रीस के। कहां के थे भाई? ये ग्रीस के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, जो ध्वनि तरंगें होती है वो कैसी होती हैं? ये होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं ध्वनि तरंगें। ठीक है भाई, याद रखना ये बात। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? अवरोधकों की पहचान के लिए
कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? कौन? चमगादड़। तो चमगादड़ हमेशा याद रखना, हम हमेशा पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, पराश्रव्य तरंगें। ठीक है, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। कितनी? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ये वाला याद रखें। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ओके भाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ध्वनि तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे कैसी हैं? लंबवत, तिर्यक, आंशिक लंबवत। तो ध्यान रखें, ध्वनि तरंगे हमेशा होती हैं आपकी लंबवत। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? श्रव्य परिसर मतलब हम जो आवाज सुनते हैं, तो उसकी बात चल रही है, हम कहां से लेके कितने हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए होगा करेक्ट वाला। हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इतनी आवृत्ति की ध्वनि तरंगे हैं तो हम सुन लेंगे, नहीं तो हमें सुनाई नहीं आएगी। ओके, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। अगर दाब बढ़ा दिया तो भी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। आपका ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, बताएं, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है किसमें होगी? याद रखें, ठोसों में सबसे अधिक होगी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। इस्पात में, किसमें? इस्पात में सबसे अधिक होगी। ओके, अच्छा, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? कितना होता है बताओ जल्दी से। अच्छा, ये तो आपको बताना चाहिए, ये भी वीआईपी साहब हैं, वीआईपी क्वेश्चन। ओके, 332 मीटर प्रति सेकंड ए। ठीक है, आरआरबी 2002 में आ चुका है ये। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? अगर 100 डेसिबल का शोर हो रहा है कहीं पर, तो ये किसके संगत होगा? तो 100 डेसिबल का शोर जो होगा, ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल, जैसे इंजन चलता है, कहीं पे वेल्डिंग हो रही हो, या फिर आटा पिसाई की चक्की वगैरह होती है, वहां से जो आवाजें आती हैं। ठीक है, ऐसी जगह पे जो शोर होगा वही 100 डेसिबल का शोर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। हम कैसे पता चला सकते हैं कि वो चीज सितार है या बांसुरी है? किसकी वजह से? केवल ध्वनि की गुणता, ध्वनि का गुण कैसा है, उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे ये सितार बज रहा है या बांसुरी बज रही है। ओके बाबू लोग, उम्मीद कर रहा हूं अच्छा लग रहा होगा आपको ये वीडियो। एक जेट वायुयान 2 मैच के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी है? तो अगर 2 मैच की बात है तो उसके वेग को हम दुगना कर देंगे, इसके वेग को क्या कर देंगे? दुगना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, 664 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? डेसिबल हमेशा ध्यान रखें ध्वनि में यूज किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके भाई, देखें 77वां, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? प्रतिध्वनि मतलब इको। इको कहां पे होती है? गूंज। इको मतलब गूंज। इको गूंज जहां पे होगी कोने वगैरह में, अगर हम कोने में बोलते हैं कोई बात तो बहुत गूंज होगी, पहाड़ पे गूंज होगी। क्यों? क्योंकि आवाज लौट के आती है। लौट के आने का मतलब परावर्तन। क्या? परावर्तन। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, सोनार, सोनार मतलब नौ संचालकों द्वारा। किसके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और सोनार का ही यूज चमगादड़ भी करते हैं। कौन करते हैं? चमगादड़। चमगादड़। ओके भैया, ये भी याद रखें आप लोग, चमगादड़ भी सोनार का यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोनार में पराश्रव्य तरंगें निकाली जाती हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में अगर उतार चढ़ाव होगा तो उसे बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके,
पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है। भाई रेलगाड़ी पास में आती जाती है तो उसकी सीटी की आवाज क्या होता है, बढ़ती चली जाती है। ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? तो ये भी आपका डॉपलर प्रभाव ही कहलाएगा। डॉपलर प्रभाव की वजह से हमें उसकी आवाज तेज मालूम होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। अगर हम केल्विन से मानव का सामान्य बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नापे, कितना होगा, वो होगा 310। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर इधर आते हैं, इसमें कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? मतलब सेल्सियस का पैमाना है और फ़ारेनहाइट का पैमाना है, इन दोनों पे एक ही तापमान होगा। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, सेंटीग्रेड नहीं, सिर्फ -40 डिग्री। -40 डिग्री पर ये दोनों ही एक ही होंगे। ओके, न्यूनतम संभव ताप है, मतलब कम से कम कितना तापमान हो सकता है? तो ये हो सकता है आपका ऑप्शन नंबर ए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वैसे 98.6 भी आता है। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहां पे सिर्फ 98 दिया है, तो यही क्लियर मानेंगे आप। ओके, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, देखो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य का बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा साथियों। ये देखें, अब ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं। जाड़े के दिन है, लोहे का टुकड़ा ही पड़ा हुआ है एक, और लकड़ी का टुकड़ा, उसको आप छुएं तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? तो इसका कारण है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। हमारे हाथ जो होते हैं गर्म होते हैं, वो उसमें से ऊष्मा को खींच लेता है, इसलिए हमें वो अधिक ठंडा महसूस होता है। ठीक है भाई। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? आणविक संचलन के द्वारा अणु जो है वो चलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये आपका कहलाएगा संवहन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, जब अणु चल के जाएंगे तो संवहन कहलाएगा। ऊष्मा का संचलन क्या कहलाएगा? संवहन। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ये द्रव है, इसमें से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? वो होगा आपका ईथर। ठीक है, ऑप्शन सी। ओ सॉरी सी बता दिया मैंने आपको। ये होगा आपका ए, पारा। पारा पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होगा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से, थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर कर लें, ऑप्शन नहीं आ पाए थे। समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। कहने का मतलब है, अगर आप मान लो इतनी मोटाई का कपड़ा पहन लो, ठीक है, और इसके बजाय आप पतले पतले दो कपड़े पहन लो, ठीक, तो ये जो पतले पतले दो कपड़े हैं ये आपको अधिक उष्ण देंगे, मतलब गर्मी देंगे। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। इन दोनों परतों के बीच में हवा भर जाएगी, ठीक है, जो हवा भर जाएगी वो ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है, इसलिए क्या होगा, आपको ये ज्यादा गर्मी प्रदान करेंगे दो कपड़े। ओके, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा साथियों। ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों सलाह दी जाती है? तो सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, मतलब गर्मी को कम सोखते हैं, इसलिए हमसे कहा जाता है कि आप गर्मियों में गर्म कपड़े, सफेद कपड़े पहने। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है।
क्रायोजेनिक्स का जो अनुप्रयोग होता है कब होता है, मतलब जहां पे मतलब कम टेम्परेचर की जरूरत कहां कहां होती है। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्तापन एवं दूरमिति में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। जब हवा तेज चलती है तो बाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपूर होती है, कपूर को अगर हम गर्म कर दें तो क्या होता है, वो सीधे ही भाप बन जाती है, तो उसको कहते हैं हम ऊर्ध्वपातन। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? आर्द्रता मतलब नमी, नमी है, हवा में अगर नमी होती है तो इससे परेशानी महसूस करता है, इसका कारण क्या है? पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगर जो हवा है, हवा के अंदर अगर नमी महसूस होती है तो वो हमारे जो पसीना होता है उसको नहीं, हवा जो होगी हमारे पसीने को नहीं सुखाएगी, उसको नहीं सुखाएगी, तो क्या होगा, हमें वो अलकस लगता है, गर्मी ज्यादा महसूस होती है। ठीक है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब क्वथनांक से पूर्व ही वो वाष्प में बदलने लगे तो क्या कहलाएगा? वो वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्वथनांक से पूर्व मतलब क्वथनांक में तो उबलेगी कोई चीज, लेकिन उबलने से पहले पहले भी भाप बनती है नहीं बनती है, वही वजह बताई जा रही है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो मैंने आपको बताया था पहाड़ों पर जो क्वथनांक होगा उससे कम पर ही कोई चीज उबलने लगती है, तो पानी की 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलेगा। सॉरी, ठीक है, यही रहेगा आपका आंसर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पर उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्यों बताएं ऐसा क्यों होता है? भाप से जले और पानी जले तो भाप से हाथ अधिक जलता है, इसकी वजह है भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में दो टाइप की ऊष्मा होगी, एक तो वैसी ऊष्मा होगी उसमें और एक गुप्त ऊष्मा भी होगी, इसलिए डबल ऊष्मा होने की वजह से भाप से हाथ अधिक जलता है। ठीक है साथियों, 98 देखिए, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो ये होगी आपकी अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग कैसी होगी? अनुप्रस्थ तरंग होगी। चलो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपके। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? ये तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बताएं क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ती है। अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि हो जाए तो प्रकाश की गति बढ़ जाती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, बताइए साथियों प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सूर्य ग्रहण होता है जब, बताएं कब होता है सूर्य ग्रहण? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तभी क्या हो जाता है? सूर्य ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित होता है मतलब कब घटित होता है?
तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पूर्णिमा के दिन। ओके, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण ये है कि क्या है, तो इसका आप ऑप्शन होगा आपका इसमें बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसलिए हीरे में असाधारण चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए, परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। इसमें परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है, इसलिए सीडी का जो कलर होगा वो हमें इंद्रधनुष के समान दिखाई देगा। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पानी में कोई छड़ी हम डाल देते हैं तो ऐसा लगता है टेढ़ी हो गई हो, तो उसकी वजह क्या है? अपवर्तन। क्या होगा? ऑप्शन सी, अपवर्तन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा। तो भैया अगर दर्पण समतल होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही बराबर होते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा 60 डिग्री, बी वाला। ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए फिर। अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है। प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका हमसे क्या पूछा जा रहा है? अपवर्तनीय सूचकांक। तो इसमें हम आपतन कोण को ऊपर रखेंगे, 90 को ऊपर और 30 को नीचे, तो कितना आ जाएगा? 30 तिया 90। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपतन कोण ऊपर और ये अपवर्तन के बाद वाला कोण नीचे। ठीक है, चलिए फिर, तो ऑप्शन सी आपका इसमें क्या है? करेक्ट है। ओके, यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा। दर्पण को हम घुमा देते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर मुंह पे भी लाइट डाल देते हैं कभी कभी, तो अगर दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण होगी 2 थीटा। परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होगा? जब प्रकाश जाएगा। कहां जाएगा? जल से, सॉरी, हीरे से कांच में। कहां जाएगा? हीरे से कांच में। ऑप्शन ए। ठीक है, हीरे से कांच में। हीरे से कांच में जब प्रकाश जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। मृग तृष्णा उदाहरण है मिरेज, मिराज बोलते हैं इसे, मिरेज। ये किसका उदाहरण होता है? ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए साथियों। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए, पेट और शरीर के अन्य आंतरिक अंग, ठीक है, आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। एंडोस्कोपी होती है, इसमें क्या होता है? पेट के अंदर देखा जाता है, आंतों में डाल के, पेट में कि आंतों में कोई प्रॉब्लम है, किसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, पेट में। तो ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण होता है? बताओ बताओ जल्दी से। इंद्रधनुष तो आप सब लोगों ने देखा होगा, किसके कारण होता है? ये परावर्तन और अपवर्तन दोनों के ही कारण होता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किस लिए होता है? प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है।
विश्व मतलब फैलना, प्रकाश जो फैल जाता है और ऊपर दिखाई देता है हमें आसमान में फैला हुआ प्रकाश, उसकी वजह क्या है? धूल कण, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्यों करते हैं हम लाल प्रकाश का ही प्रयोग खतरे के संकेत के लिए? ठीक है, तो इसकी वजह है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, मतलब फैलना, जिसकी किरण होती है जितने बीच में होगी, जैसे मान लो अगर ये बल्ब लगा हुआ है तो इसका प्रकाश बस इसी की सीध में ही दिखाई देगा, बाकी प्रकाश होता है वो इधर 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 सब में फैल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये अगर बल्ब है तो इतने बीच में ही दिखाई देगा, तो इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए हम इसको खतरे के संकेत में प्रयोग करते हैं। ठीक है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो इसकी वजह है आकाश का परावर्तन, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के जो कण होते हैं वो प्रकाश को फैला देते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं, इसलिए हमें समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, देखो लाल क्यों दिखाई देगा? ये भी वही वजह है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के फैलने की वजह से। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? बताइए। तो ये होगा आपका आंसर ए। चमकदार रंग जो बनते हैं झागों में देखते हैं हम लोग, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, इसकी वजह से साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं। ठीक है, 121 देखिए, फिर जल्दी से बताइए इसका आंसर मुझे। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण यूज होगा? तो इसका आंसर होगा आपका डी, उत्तल दर्पण। देखो दर्पण थोड़ा सा वो उभरा हुआ सा होता है, उत्तल दर्पण यूज करते हैं हम। ठीक है, मोटर कार में। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो हम काम में लेंगे वो होगा हमारा अवतल दर्पण। कैसा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, कैसी बनती है? वास्तविक और उल्टी, बिल्कुल वास्तविक होती है और उल्टी बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, अगर व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है और वो संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है, के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो आप ध्यान रखें, इसकी आधी लंबाई का हमें दर्पण चाहिए, तो 1.5 का आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये वाला ऑप्शन बी, 0.75 मीटर। ओके साथियों, चलिए देखते जाइए। जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी। मतलब दो दर्पण हैं आमने सामने बिल्कुल, और इसके बीच में एक वस्तु रख दी गई, तो कह रहे हैं कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसके प्रतिबिंब बनेंगे भैया अनंत। देख लेना कभी चेक करके, उसके अंदर छोटा, उसके अंदर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से प्रतिबिंब बनते जाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो। पानी के बुलबुला, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। कौन सा लेंस करता है? उत्तल दर्पण बन जाएगा, उत्तल लेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। कैसे काम करेगा? अवतल लेंस के जैसा। अगर पानी में हवा का बुलबुला होगा तो वो अवतल लेंस के जैसा काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, भैया उसकी कतई भी क्षमता नहीं होती है, वो होती है 0 डायोप्टर। क्योंकि हम अगर कोई डायोप्टर लेते हैं इसका मतलब आंख में कोई कमी है। धूप का चश्मा मतलब सिर्फ धूप देखने के लिए, धूप ना पड़े आंख पे। ठीक है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। देखो पावर दी है 2 डायोप्टर और फोकस दूरी हमसे ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका सी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वो अपारदर्शी, जिसके हम आर पार ना देख सकें, उसका रंग किस वजह से होता है? उसका होता है अवशोष, जिसे वो अवशोषित करता है।
या कह सकते हो जिसे वो परावर्तित नहीं करता है। सी, जिस रंग को परावर्तित नहीं करेगा वो ही उसका रंग दिखाई देगा। ओके। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वो दिखाई देगा। बताएं, अगर लाल कांच को हम गर्म करेंगे तो वो किस रंग का दिखाई देगा? बताओ जल्दी से। वो दिखाई देगा हमें हरा कलर का। कैसा? हरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग किससे निश्चित किया जाता है? बताइए जल्दी से। तरंगदैर्घ्य द्वारा। ठीक है, तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है कि हाँ ये वो प्रकाश है, क्योंकि हर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य निश्चित होती है, अलग अलग होती है। 3 रंग मूल रंग हैं, ये हैं कौन कौन से? मूल रंग कौन कौन से होते हैं? इनसे ही सारे रंग बनते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मूल रंग। तो ये होते हैं आपके नीला, हरा और लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है इसकी, तो ये होता है आपका बैंगनी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। इसका ऑप्शन बताएं, इसका आंसर बताएं मुझे। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगा। कहने का मतलब है जब हम लाल, हरा और नीला इनको बराबर बराबर ले लें और मिला दें तो कौन सा रंग मिलेगा? तो मिलेगा भाई हमें सफेद कलर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो कैमरे में साथियों आपके लाया जाता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, चलो ये बता दो फिर, आइरिस का क्या काम होता है? जो आइरिस होती है आंख में, उसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, कि आंख में हमें कितना प्रकाश भेजना है। ठीक है, यही आइरिस का काम होता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अगर किसी को निकट दृष्टि दोष होता है तो उसके लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? हम करते हैं अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस हम प्रयोग करते हैं। जब निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग करेंगे तो देखो दूसरा क्वेश्चन है दूर दृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो भैया उत्तल लेंस। सीधी बात है, उल्टा कर दो। निकट दृष्टि दोष में अवतल, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल। अब बता दो दूरबीन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो गैलीलियो ने। गैलीलियो कौन थे? एक बहुत बड़े क्या बोलते हैं इसको हम, अंतरिक्ष विज्ञानी बोल सकते हो। ठीक है, वो थे वो एस्ट्रोनॉट्स। आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो वो की जा सकती है ऑप्शन नंबर ए, फिल्म से। ठीक है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके कहां पर होता है? कोई आवेशित चालक है, उसका संपूर्ण आवेश कहां पर होता है? उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके भैया, नेक्स्ट देखते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो भैया ये होता है इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो उस पर प्लस आवेश आ जाएगा और आ जाएगा तो उस पर माइनस आवेश आ जाएगा। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से ठीक है बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से नीचे उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे, तो कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कौन सा है? ये होता है भाई आपका कूलॉम का नियम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए साथियों। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के किसको नापते हैं? विभवांतर को। ठीक है, जब दो बिंदुओं के दो आवेशों के क्या करते हैं? एक दूसरे के करीब में लाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? विभवांतर। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है इसकी, किसकी होती है?
बता दो। चांदी। किसकी? चांदी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अति चालकता का लक्षण है। अति चालकता का लक्षण आपका होगा उच्च पारगम्यता। ठीक है। अधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं? क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। सुचालक होने के लिए उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताओ? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है, मतलब इसमें विद्युत जब बहेगी तो विद्युत का ये प्रतिरोध नहीं करता है ज्यादा। ठीक है, इसलिए तांबे का उपयोग ज्यादा किया जाता है, प्रयोग ज्यादा किया जाता है। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती हैं, कैसी होती हैं? समान विभव पर। ठीक है, समान विभव पर होंगी तो उसमें विद्युत धारा नहीं बहेगी। और इसकी वजह यह है कि भाई इसके पास भी उतना ही आवेश है, इसके पास भी उतना ही आवेश है, तो आवेश क्या होता है? अधिक, जहां पे आवेश ज्यादा होगा वहां से नीचे को जाएगा, दूसरे वाले में जाएगा। लेकिन जब दोनों जगह बराबर आवेश है तो आवेश मतलब कहीं जाएगा ही नहीं, धारा नहीं बहेगी इसलिए। ठीक है, ये बताएं। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को दृष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। क्या कहते हैं? रेक्टिफायर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण है, इसका कारण है ऑप्शन ए, यदि लघुपतन हो जाए तो धारा भूमि में चली जाए। शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कभी तार में तार मिल जाती हैं तो क्या होता है? धारा जमीन में चली जाए, इसलिए उसमें हम एक तार को भू संपर्कित कर देते हैं। अर्थिंग तार होता है, देखा होगा आप लोगों ने। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो होता है ये आपका वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो ये होता है आपका अनंत। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, अनंत। प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इसी बात पे इस वाले का आंसर आप लोग दे दो। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, किस क्रम में लगे होते हैं? घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में होते हैं? तो ये होते हैं आपके समानांतर क्रम में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बता दो फिर नेक्स्ट वाले का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ये किसका नियम है? तो ये है आपके ओम भाई, क्या बोलते हैं, ये है आपके ओम भैया का नियम। ठीक है, ओम का नियम। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होगा वो होगा आपका ओम मीटर। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट बताओ। यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। इसमें ऑप्शन सी दिया है इन्होंने 2 ओम, लेकिन जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अलग आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? 1/3, आप चाहो तो लिख सकते हो 1/3 प्लस 1/6, इसको जोड़ लो, जो आंसर आ जाएगा वही आपका आंसर होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने भाई पता नहीं किस तरीके से इसमें जो आंसर शीट है इसमें 2 दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है भाई रासायनिक ऊर्जा, उसमें सिर्फ रासायनिक ऊर्जा तो होती है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? बताओ भाई। अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक कार बैटरी में, कार की जो बैटरी होती है उसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन सा होता है? तो वो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वोल्टीय सेल के आविष्कारक हैं, वोल्टीय सेल जो होता है, वोल्टीय सेल, उसके आविष्कारक कौन हैं?
तो ये है आपके एलिजांड्रो बोल्टा। देखो बोल्टा और बोल्टिए, ध्यान रखना, बोल्टा और बोल्टिए। ओके, शुष्क सेल है, कौन सा सेल होता है शुष्क सेल? शुष्क सेल आपका होगा प्राथमिक सेल। शुष्क सेल आप लोगों ने देखा है जो लाइट वगैरह में पड़ता है टॉर्च में, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? वो उसे बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो वैद्युत अपघटन संबंधी जो नियम है वो फैराडे ने प्रतिपादित किए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में क्या क्या होना चाहिए? प्रतिरोध कैसा होना चाहिए और गलनांक कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो उसका प्रतिरोध निम्न और निम्न गलनांक होना चाहिए, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें जल्दी से, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो जो फ्यूज तार होता है उसकी जो तार होती है किस पदार्थ की होती है? ये होती है आपकी टिन और शीशे का एक मिश्र धातु, ऑप्शन डी, ठीक है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? जो फिलामेंट होता है बिजली के बल्ब के अंदर फिलामेंट, वो होता है आपका टंगस्टन का, ऑप्शन डी। विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? विद्युत हीटर आप लोगों ने देखा होगा जिससे हम ताप लेते हैं और खाना ही बनता है विद्युत हीटर पे, तो उसका जो तार होगा, एलिमेंट बोलते हैं इसको हम, वो होगा नाइक्रोम का, ठीक है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपयोग का मान होगा। 100 वाट वाले बल्ब 10 बल्ब 1 घंटा जलें एक दिन में, तो ये करेंगे 1 यूनिट उपयोग। विद्युत ऊर्जा कितनी उपयोग करेंगे? 1 यूनिट, ओके। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया? तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किया। निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है, मतलब पैरामैग्नेटिक है? बताएं कौन सा है, बताओ जल्दी से। ये होगा आपका क्रोमियम, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक है? ये होगा आपका बिस्मथ, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इसका ही बता दो फिर 175 का। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया किसके द्वारा? चुंबकीय विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसने बताया? ओरस्टेड ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नया देखते हैं फिर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया गया है? ठीक है, तो ये आपका बनाने में किया गया जनरेटर मतलब जनरेटर। जनरेटर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का। ओके, विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम के अनुसार। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या होता है बता दो। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर किसमें प्रयुक्त होता है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? लेंज का नियम, तो लेंज का नियम है आपका ऊर्जा का संरक्षण के लिए आवश्यक। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या क्या होते हैं भैया? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं?
परमाणु क्रमांक कहते हैं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा साथियों। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना है। द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो कितना होगा, ऑप्शन बी मतलब कि 4। ठीक है, नाभिक का आकार कितना होता है। नाभिक का आकार कितना होता है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट देख लो, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये की थी आपके एंडरसन ने। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। ओके, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस मतलब नाभिक में प्रोटॉन पूछ रहा है, तो प्रोटॉन सिर्फ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बताएं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका बताएं फिर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, ऋणावेश या धनावेश। तो इस पे होता है 1 यूनिट ऋणावेश। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान, तो वो होता है समस्थानिक। क्या होगा, समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक गुण पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं तत्वों में। तत्व भी ये कैसे होते हैं, समस्थानिक होते हैं। ठीक है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। टूटने का मतलब विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिक का विखंडन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताएं, 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो, संलयन, मिल जाना। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या होगा, 2 हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बना देंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन बम होता है वो इसी पे ही डिपेंड होता है। ओके, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम किस सिद्धांत पे बना होता है, ये होता है आपके नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको बताओ मुझे, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है, वो देखो अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण, तीनों ही मतलब के सभी, उपर्युक्त सभी उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। बताओ, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरणें उत्सर्जित होती हैं। ये होंगी आपकी गामा किरणें। ठीक है, गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट देखें आप, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर होते हैं जहां पे बिजली उत्पादन की जाती है, वहां पर कह रहे हैं कि किसको मंदक के रूप में, मतलब जो स्पीड होगी नाभिकों के टूटने की उसको मंदा करने के लिए, स्पीड को स्लो करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट को। किसे इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट को। ऑप्शन बी। ठीक है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है, एटॉमिक पाइल, तो नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखें, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, मतलब क्यूरी किसका मात्रक है, तो ये होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। चलिए इसको बताएं, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, मंदक के रूप में। ग्रेफाइट मंदक के रूप में होती है और भारी जल भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। याद रखिएगा साथियों, एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को
कहां प्रवाहित होने देती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है या कुछ और? बताएं जल्दी से, कम ऑन हरी अप। तो ये ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ये धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देगी। ओके, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? बताएं साथियों, रडार का उपयोग कहां पे होता है या मतलब किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी क्लियर। ऑप्शन आपका सॉरी ये आपका बी क्लियर होगा। इसमें कौन सा क्लियर होगा? बी। जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, ठीक है, रडार का प्रयोग किया जाएगा। ओके साथियों, चलिए नेक्स्ट देखिए। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र मतलब 3D सुना है आप लोगों ने? 3D इमेज होती है और 3D वीडियोस होते हैं, तो ये कह रहे हैं त्रिविमीय, इसको हिंदी बोलते हैं त्रिविमीय। त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, होलोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ये प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया? ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है मतलब जो हमारा यूनिवर्स है वो फैल रहा है। प्रसारित हो रहा है मतलब फैल रहा है। तो ये बात हमें किसने बताई थी? बताएं जल्दी से। ये बताई थी हमें हब्बल ने। ऑप्शन बी, एडविन हब्बल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति, ग्रह मतलब किस तरीके से गति करते हैं, ये नियम किसने बताया था? तो ये बताया था ऑप्शन नंबर बी, कैपलर ने। किसने? कैपलर ने। नेक्स्ट देखें। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये सबसे पहले किसने बताया था? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोपरनिकस ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व की बात चल रही है। सबसे ज्यादा कौन सा तत्व ब्रह्मांड में पाया जाता है? ठीक है, बताएं जल्दी से। हाइड्रोजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, सिर्फ पृथ्वी की बात नहीं चल रही है, ब्रह्मांड की बात चल रही है, और ग्रह भी शामिल हो जाते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट बताइए। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, ये नाभिकीय संलयन की वजह से इसमें चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा साथियों। 210। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तारों का और आकाशगंगा का व्यास, डायमीटर नापने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई आपका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन डी, इंटरफेरोमीटर। याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा। दो ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, तो ये होंगे आपके बुध और शुक्र। कौन से? बुध और शुक्र। इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। जो ग्रह बहुत ही छोटे हैं तो उनका उपग्रह नहीं होता है। ओके साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सबसे अधिक उपग्रह हैं आपके किसके? शनि के। ऑप्शन सी। ठीक है, किसके हैं? शनि के। शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं, सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ओके, नेक्स्ट देखें। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा आपका शुक्र। क्या होगा? बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट बताएं। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर सिर्फ 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बुध। क्या? बुध। बुध क्या करता है? सिर्फ 88 दिन में एक चक्कर लगा देता है सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वो तैरने लगेगा? मतलब अब वो ग्रह से अगर हम थोड़ा सा पार्ट काट के ले आए, उसको पानी में डाल दें तो वो तैरने लगेगा। ओके, ये पूरा ग्रह अगर पानी में डाल दोगे, इतना ज्यादा पानी हो कहीं पे, तो वो ग्रह भी पानी में तैरने लगेगा। कौन सा ग्रह है वो? सी,
ऑप्शन सी शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। शनि ग्रह बहुत हल्का है। ओके। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, बताएं सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? कितना होता है इसकी सतह का तापमान? बताओ मेरे भाई, जल्दी बता दो। 5800 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बिहार पॉलिटेक्निक में आया हुआ और एनडीए में भी आया हुआ, 2 बार आ चुका है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखें। सूर्य के सबसे निकट तारा है, मतलब सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा होता है? कौन सा तारा सबसे ज्यादा निकट है? तो ये होगा आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी। ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटोरी, ये सूर्य के सबसे निकट है। तारे की बात चल रही है, ग्रह की बात नहीं चल रही है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, नेपच्यून की खोज किसने की थी? नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गैले ने। किसने? गैले ने नेपच्यून की खोज की थी। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह मतलब कौन सा ग्रह सूर्य के निकट है? सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका बुध। कौन सा? बुध। बुध सूर्य के निकट है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 220। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो ये है आपका बुध। ऑप्शन ए बुध आपका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट, बृहस्पति। कौन सा? बृहस्पति। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है? बताएं। सूर्य। ऑप्शन सी सूर्य भी एक तारा है, ध्यान रखना ये बात। सबसे निकट कौन सा तारा है? सूर्य। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच विद्यमान है। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच, मतलब किनकी कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रह पट्टी है? तो यह है मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? हैली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट, 76 वर्षों में। कितने वर्षों में? 76 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा कर देता है। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? बताओ कब रखा चांद पर पहली बार कदम? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी में। ठीक है, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, मतलब आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष चले जाते हैं तो उनको आकाश दिखाई देता है काला। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। लाल ग्रह प्लानेट, रेड प्लानेट मतलब लाल ग्रह या रेड प्लानेट किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं ये मंगल को। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। याद रखिएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बताओ। अच्छा, ये तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। मतलब सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी कितने समय में पूरा कर देती है? बताओ जल्दी से बताओ। कुछ लोग कहेंगे 364 दिन। 364 दिन नहीं होता, 365.25 दिन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। पेरिस स्थित अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया दिया है, मतलब नया नाम? ठीक है, नया नाम दिया है। बताएं कौन सा नया नाम दिया है? तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 134340। ठीक है, प्लूटो का नया नाम क्या है? 134340। ठीक, नेक्स्ट देखें। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है, मतलब किसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित है? तो यह है आपके बृहस्पति के वायुमंडल में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है। किसके बीच की दूरी है? ठीक है, बताएं जल्दी से। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट। किसके बीच की? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है एक खगोलीय इकाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था एस चंद्रशेखर ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बताएं जल्दी से। ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अगर आकाशीय पिंड मतलब जो भी ग्रह उपग्रह हैं, उसकी जो भौतिक विज्ञान की जो शाखा है उसे हम क्या बोलते हैं? बताओ जल्दी से। एस्ट्रोफिजिक्स। भौतिक विज्ञान, देखो फिजिक्स का नाम आ गया इसमें, अपने आप ही समझ लो। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसने की थी? विक्टर हैस ने। रडार के आविष्कारक कौन थे? रडार के आविष्कारक कौन थे? ये थे आपके रॉबर्ट वाटसन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके हैं? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, याद रखिएगा, न्यूटन ने क्या किया था? गुरुत्वाकर्षण के नियम बताए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। जिन्होंने खोज की थी, मतलब किस चीज की खोज की थी एल्फ्रेड नोबेल ने? जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार मिलता है, उन्होंने किस चीज की खोज की थी? डायनामाइट की। किसकी? डायनामाइट की। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताएं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन तो सभी लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं टेलीविजन। बताओ इसका आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने। किसने? जे.एल. बेयर्ड ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट बताएं। राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? राइट ब्रदर्स ने विमान का आविष्कार किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या बनाया था? विमान, हवाई जहाज, एरोप्लेन। ओके। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे कहते हैं, एक्सरे होता है आप लोगों का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था रॉन्टजन ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। किसने? रॉन्टजन ने। नेक्स्ट बताएं, परमाणु बम का विकास किसने किया? परमाणु बम का विकास किसने किया, या कह सकते हो परमाणु बम किसने बनाया? तो ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? प्रक्षेपास्त्र, रॉकेट्स। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन ए आपका क्लियर हो जाएगा, यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बर्नर्स बॉन ब्राउन। ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? हाइड्रोजन बम किसने बनाया? बताओ जल्दी से। एडवर्ड टेलर ने। ये टेलर थे, लेकिन इन्होंने काम क्या करा? बम बना दिया। ठीक है, याद रखिए। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया? जो इलेक्ट्रॉन तक देख सकता है, इतना ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो इलेक्ट्रॉन भी साफ साफ इसमें आप देख सकते हो। तो ये क्या था आपका? नोल और रुस्का ने। किसने? नोल और रुस्का ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है। स्कूटर के आविष्कारक हैं। स्कूटर किसने बनाया? बताओ जल्दी से। ब्रॉड शॉ ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। सापेक्षता आर्द्रता किसमें नापी जाती है, या किससे नापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे नापी जाती है? तो ऑप्शन बी आपका क्लियर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर। ये आपका करेक्ट है। ठीक है, हाइग्रोमीटर से। ठीक है।
निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में किया जाता है? ऊंचाई नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो अल्टीमीटर से। किससे? ऑप्शन सी, अल्टीमीटर से हम ऊंचाई नापने का, अल्टीमीटर को हम ऊंचाई नापने में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए जल्दी से। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण, किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? इसको हम बोलते हैं भाई एक्टिनोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सूर्य की किरणों की तीव्रता नाप देता है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? कौन सा समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो यह है आपका सोनार। ऑप्शन बी। ठीक है, सोनार, ऑप्शन बी। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट किस लिए प्रयोग लाया जाता है? तो तापमान को स्थिर रखने के लिए, तापमान को स्थिर रखने के लिए। अगर तापमान 50 डिग्री है तो 50 डिग्री रहेगा, 20 डिग्री है तो 20 डिग्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? मोटर गाड़ियों के इंजन को प्रयोग करने के लिए तो रेडिएटर को। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, रेडिएटर होता है, इसमें पानी डालते हैं अब लोग, ध्यान करो, गाड़ी होती है उसमें पानी डालना पड़ता है, वही रेडिएटर होता है, उससे क्या होता है? इंजन ठंडा रहता है। ये देखें, अब रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? मतलब कोई चीज हम रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर से रिप्रोड्यूस कर देते हैं, रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब फिर से उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डिक्टोफोन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया बताएं? आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? लॉ ऑफ फ्लोटिंग, उत्प्लावन का सिद्धांत, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे हम? तैरने का नियम भी कह सकते हो, आर्किमिडीज। ठीक है, किसने? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज का ही उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज का ही है, याद रखिएगा साथियों। इंग्लिश में से बोल रहे हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। मेघाच्छादित रातें स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण से अधिक गर्म होती हैं? मतलब जब बादल छाए हुए होता है तो किस वजह से उसकी रातें गर्म होती हैं? स्थलीय विकिरण की वजह से। ऑप्शन डी। ठीक है, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी, किस चीज पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ऑप्शन बी। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है, मतलब पिच है, वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। अगर आवृत्ति अधिक होगी तो पिच अधिक होगी, और आवृत्ति कम तो पिच भी कम होगी, मतलब तारत्व भी कम होगा। ठीक है, अभिदर्शक की फोकस दूरी का नेत्रिका की फोकस दूरी से अनुपात किसके लिए 1 से अधिक होता है? अभिदर्शक की फोकस दूरी और नेत्रिका की फोकस दूरी का अनुपात 1 से अधिक होगा दूरदर्शक के लिए, मतलब कि दूरबीन दूरबीन के लिए 1 से अधिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, समांतर क्रम में जुड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध के 3 एक समान प्रतिरोधकों का प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? तो अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? उल्टा करके जोड़ना पड़ता है हमें, तो ये हो जाएगा हमारा R/3। ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, गर्म मौसम में पंखा एहसास दिलाता है, गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों दिलाता है बताओ? हमारा पसीना द्रुतता से वाष्पित होता है, इसलिए हमारा जो पसीना होता है जिस्म पे वो जल्दी से सूख जाता है, हवा वाष्प बन जाती है उसकी, इसलिए हमें क्या होता है? आराम महसूस होता है। नेक्स्ट बताएं, कॉस्मिक किरणें क्या हैं? कॉस्मिक किरणें क्या है बताओ जल्दी से? आवेशित और अनावेशित दोनों। कॉस्मिक किरणें आवेशित और अनावेशित दोनों होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित किरणों में से कौन सी
प्रकृति में विद्युत चुंबकीय है, मतलब किरणें तो हैं ये, लेकिन इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय हैं? तो मतलब विद्युत करीब में अगर आती हैं तो इसमें क्या होगा, इन्हें चुंबकत्व का गुण महसूस करेंगी। तो ये होगा आपकी एक्स किरणें और गामा किरणें। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? बताएं। एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं बिल्कुल प्रतिच्छेदित नहीं करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, कतई भी नहीं काटेंगी एक दूसरे को, ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। एक चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक तार का प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन ना तो तार की लंबाई पर, ना ही तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्र पर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो बताओ क्या होगा? जब एक्स किरणें उत्पादित होती हैं तो क्या होता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है, जो ताप होगा वो स्थिर रहेगा, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, आपेक्षिक पारगम्यता एक विमा रहित राशि नहीं होती है। ठीक, नेक्स्ट देखें, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे हुए वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो भैया इसकी वक्रता त्रिज्या होती ही नहीं है। वक्रता त्रिज्या होती है क्या इसकी? बताओ। तो अनंत होगी। क्या होगी? अनंत, कहीं पे मिलेगी ही नहीं वक्रता त्रिज्या इसकी। ठीक है, 268 का बताएं जल्दी से। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, इसके कारण से सिक्का हमें उठा हुआ महसूस होता है। और कोई बर्तन होता है वो हमें कम गहरा दिखाई देता है, जैसे बाल्टी होती है वो भी हमें कम गहरी दिखाई देती है। ठीक है, सिर्फ यही वजह है। अगर उसमें पानी भरा होगा बाल्टी में तो हमें लगेगी जैसे कि ये कम गहरी है। ओके साथियों, प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी गिलास प्लेट पर गिरती है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत होंगी। बताएं कब होंगी लंबवत? केवल एक आपतन कोण के लिए, केवल एक आपतन कोण के लिए लंबवत होंगी। ठीक है, क्योंकि पारदर्शी गिलास है तो किरण अगर मान लो गिलास है तो यहां से जो पड़ेगी तो यहीं को सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें आपस में लंबवत हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट देखें, एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में, बता दो। अच्छा, सांवली त्वचा वाला और गोरी त्वचा वाला व्यक्ति की तुलना में गर्मी महसूस करेगा या सर्दी महसूस करेगा? क्या महसूस करेगा? तो ऑप्शन सी, सांवली त्वचा के व्यक्ति को अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करेगा। ठीक है भैया, सांवली त्वचा का ये फायदा है, अगर किसी का रंग काला है तो उसे गर्मी ज्यादा लगेगी और ठंड कम लगेगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम ताप द्योतित करता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक केल्विन मापक्रम पर। एक केल्विन मापक्रम पर क्या होगा? न्यूनतम ताप द्योतित होगी। ओके, सेल्सियस पे भी ज्यादा होगी, फ़ारेनहाइट पे भी ज्यादा होगी। ओके, याद रखें इस बात को, केल्विन बहुत कम होता है, हल्का होता है। ठीक है, एक केल्विन ताप बहुत कम होती है। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कलांतर कितना होगा? ऑप्शन बी 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें,
एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब ऊपर को फेंका जाता है तथा ये पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? बताओ जल्दी से। सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी। जितनी ऊपर जाएगा फिर वहां पे उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी, याद रखिए, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा की बात चल रही है, वहां पर गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। निम्नलिखित युग्म में से किस एक की एक समान विमा नहीं है? इनकी विमा एक समान नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। घनत्व और विशिष्ट घनत्व। घनत्व और विशिष्ट घनत्व की जो विमा होगी, डायमेंशन होगी, वो एक समान नहीं होगी, ठीक है। 275 देखिएगा, डायग्राम है ये। तो निम्नलिखित आरेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है? एक समान गति निरूपित करता है, बताओ। अच्छा जल्दी से बताओ, जल्दी से। ये करेगा एक समान गति निरूपित। विस्थापन तो देखो हो रहा है इसमें, देखो विस्थापन तो हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर करता हूं इसे मैं। देखो विस्थापन तो हो रहा है, ऊपर को जा रहा है हल्का, लेकिन जो समय है, देखो समय भी बढ़ रहा है, विस्थापन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो गति है वो नहीं बढ़ रही है, इसलिए गति का वेग वो दिखाया नहीं गया। तो आप ये वाला ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो बताओ जल्दी से, कौन सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो केवल एक। देखो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल एक मतलब माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम है। सरल लोलक के लिए माध्य स्थिति मतलब जब लोलक बिल्कुल बीच में होगा यहां पर, तब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। इधर को जाएगा तो भी कम होती चली जाएगी, इधर को जाएगा तो भी गतिज ऊर्जा कम होती चली जाएगी, ठीक है साथियों। ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? मतलब ऊष्मा के सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है? चांदी एवं सीसा। चांदी जो है ऊष्मा का कैसा सबसे अच्छा चालक है, और शीशा नहीं, सीसा, ये सबसे निकृष्टतम चालक है। मोटर कार में शीतलन तंत्र मतलब रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताओ जल्दी से। केवल संवहन पर। किस पर? संवहन पर। ओके, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर अगर हम भोजन बनाने के लिए, प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक जितनी ऊपर जाएंगे उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी वाला क्लियर हो जाएगा। निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, क्वथनांक ऊपर जाके कम हो जाता है, मैंने बताया आपको। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्यों में त्वचा की धूप ताम्रता का कारण होती है, सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा क्या कहलाती है? बता दो। पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा क्या होती है? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण। इसको देखो, अच्छा पूरा की पूरा एक में ही आ पाया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, परंतु निकटस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता है। ये वाला करेक्ट है, ठीक। फिर इसमें से हमें देना ए बी सी डी में से, ठीक है। तो पहला वाला भी सही है। इसमें दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूरस्थ वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख सकता, मतलब दीर्घ दृष्टि वाला है तो दूर की वस्तु नहीं दिखेंगी साफ साफ उसे, और करीब की वस्तु साफ दिखेंगी, ये भी ठीक है। जरा दूरदर्शिता वाला व्यक्ति निकटतम वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है, ठीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1, 2 और 3 तीनों ही ठीक हैं। ये भी सीखा भाई ये सवाल। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंग दैर्ध्य के अल्प प्रकीर्णन के कारण नीला दिखता
है। तो ये पहला वाला ठीक है। इसमें वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक विकिरण प्रदर्शित करता है, ये भी ठीक है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उससे टकराता है तभी हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये वाला भी ठीक है। आकाश में काला दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ठीक, तीनों ही ठीक है। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? किस कारण चिपक जाते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण। ओके, पृष्ठ तनाव की वजह से क्या होगा, वो सारे बाल आपस में चिपक जाएंगे। चलो इसे बताओ। सरल आवर्त गति कर रहे कण पर कार्यशील बल क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगर कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है तो विस्थापन की जो बल लगेगा वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होगा और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है? जब वह भूमि पर नीचे लेटेगा, जब वह एक पैर की पादांगुड़ी पर खड़ा होता है। अपने आप ही पता अंदाजा लग रहा होगा आपको, ये बी वाला। जब सिर्फ सारा लोड हम एक उंगली पे ले लेंगे तो भी भूमि पर सबसे ज्यादा लोड पड़ेगा। ठीक है, संचार में प्रयुक्त, संचार मतलब टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से मिलते हैं। ठीक है, वाईफाई वगैरह चलाते हैं उसमें। श्री सीवी रमण को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? जो क्रिस्कोग्राफ है इसका आविष्कार किसने किया? तो ये किया था जेसी बोस ने। किसने? जेसी बोस ने। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर पारद मतलब मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका 1 एटमॉस्फियर। ठीक है, अगर पारा है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और 760 mm कॉलम द्वारा लगता है दाब तो क्या कहलाएगा? 1 एटमॉस्फियर। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल क्या है? याद रखिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन यही गॉड पार्टिकल होता है। ठीक है साथियों, आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए साथियों, प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती हैं लेकिन प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन घटित होते हैं। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होते हैं, इसलिए क्या होगा? वो टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। ओके, आज का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है साथियों। बोस आइंस्टाइन संघनी क्या है? बोस आइंस्टाइन संघनी क्या है? बीईसी, शॉर्ट में से क्या बोलते हैं? बीईसी। ये क्या है? ये द्रव्य की 5वीं अवस्था है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा देखो पहला वीडियो बनाया है हमने इस टाइप का, तो कुछ कमियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलता हूं। नेक्स्ट वीडियो में उन कमियों को भी दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।